सभी को नमस्कार। जैसा कि साथियों हमने विश्व का भूगोल टॉपिक शुरू किया, सब्जेक्ट शुरू किया और उसको समझने के लिए हमने सौरमंडल पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन सौरमंडल के बारे में हम जानते हैं कि अधिकांश एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सौरमंडल में हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं और पृथ्वी जैसे 8 ग्रह पढ़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पहले 9 ग्रह थे, आजकल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। और थोड़ा सा हमने बेसिक पढ़ना पड़ा कि पृथ्वी जैसे 8 ग्रह मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं। हमारे लाखों सौरमंडल मिलकर के आकाश गंगा बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड के बारे में अनेक सिद्धांत हमने पढ़ा था। तो साथियों, आज हम सौरमंडल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ तक इससे पहले क्लास हम ब्रह्मांड और आकाश गंगा के नाम से इसी चैनल पे डाल दिया है, लेकिन ये टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ब्रह्मांड और आकाश गंगा की क्लास लेना भी अति आवश्यक है। अब सभी ध्यान दें कि ये है हमारा सूर्य, तारा है और ये 8 ग्रह है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रेजेंट में साथियों हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। अच्छा, तारे कितने हैं भाई? तारा एक ही है। तारा कितने हैं? एक सूर्य तारा है। 8 ग्रह हैं और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये क्या है? फिर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हमारे सौरमंडल का ही भाग है, लेकिन ये ग्रह नहीं है। इनके बारे में क्वेश्चन यही बनता है साथियों कि ये दोनों कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पट्टी नुमा संरचना में व्यवस्थित है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साथियों ये हुआ कि हमारे सौर परिवार में, हमारे सौरमंडल के ग्रह में, घर में कौन कौन सदस्य हैं? एक तो तारा है, एक तो क्या है? तारा है। 8 क्या है? ग्रह हैं। 2 गया, 3 नंबर है क्षुद्र ग्रह और 4 नंबर है धूमकेतु। समझ में आ गया क्या? और केपलर साहब ने बता ही दिया था हमारे को कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है साथियों, एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इसके बारे में। और ये भी हम जानते हैं कि केंद्र में सूर्य है। ये बात किसने बताया था? सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, उससे पहले टोलमी ने बताया, लेकिन टोलमी की बात सही नहीं थी। चलो, सभी एक बार पिक्चर को देख लिया आपने, तो मैं चलता हूँ। देखिए, पढ़ो एक बार, सभी मेरे साथ में पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में जो आधुनिक अवधारणा है किसने दिया? कोपरनिकस ने दिया। क्लियर है? और हमारे सौरमंडल का निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ऐसा एक और वर्ष आपको ध्यान रखना है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व वो क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्लियर? हमारे सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? एक तारा है जिसका नाम सूर्य है। 8 ग्रह हैं जिनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो आज कोई ग्रह नहीं। 3 नंबर क्या है साथियों? धूमकेतु, कॉमेट्स। ये कहाँ मिलेंगे? आपको मंगल और बृहस्पति के मध्य मिलते हैं। 4 नंबर क्या है? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ये भी कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है साथियों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे सौर परिवार में, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में कौन शामिल नहीं है। तो इनके अलावा कोई भी यदि ऑप्शन में हो तो आप लोग आराम से फाइंड आउट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस टेबल से आप लोग क्या समझे साथियों? इस टेबल से आप लोग क्या समझे कि हमारा सौर परिवार कैसा है? क्लियर? चले आगे। ये हमारा फोटो दोबारा से मैंने दिखा दिया कि बीच में सूर्य है। सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कोई भी ग्रह एक दूसरे की कक्षा को क्रॉस नहीं करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे सिलेबस में एक शब्द लिखा हुआ होता है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। जैसे रीट वगैरह में भी लिखा हुआ है, टीचर्स वाले में भी लिखा हुआ है।
और कुछ एग्जाम में तो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर भी यदि ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं पूछा तो आजकल एक साइंस में एक नया टॉपिक है, साइंस टेक्नोलॉजी। और साइंस टेक्नोलॉजी में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन इसलिए बन सकते हैं कि प्रेजेंट में पूरी दुनिया के देशों के मध्य आपस में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, होड़ मची हुई है कि पहले मंगल पर कौन पहुंचे, पहले चंद्रमा पर कौन पहुंचे, पहले पृथ्वी से लैंडिंग वगैरह ये चीजें कौन करे। तो वो बातें कैसे समझें, मंगल कहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर है, इस बातों को समझने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हमारा ये जो सौर मंडल का जो टॉपिक है इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है साथियों, तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का मतलब एक हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक एक ग्रह को पढ़ेंगे और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पढ़ेंगे। इतना सा हमारा टॉपिक। क्लियर? बताओ सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सूर्य। बताओ सभी, सूर्य क्या है साथियों? एक तारा है। क्लियर? यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसके चारों ओर सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है। सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं स्ट्रेटेजी के में कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। उसके बाद में देख लेते हैं सूर्य की संरचना। सूर्य के चारों तरफ 6 परत है साथियों। कितनी परत है? 6 परत है। और ये 6 परत अपने को ध्यान रखना है। सबसे अंदर है कोर और सबसे बाहर है कोरोना। बताओ, 2 परत याद हुई क्या? सबसे अंदर क्या है? कोर। सबसे बाहर क्या है? कोरोना। इस कोरोना के अंदर क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार याद करें। सबसे अंदर कोर, सबसे बाहर कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर। उसके अंदर संवहनी क्षेत्र और विकिरण क्षेत्र। मैंने इधर भी कुछ बना रखा है। ये साथियों इसलिए बना रखा है कि भारत ने, देखो आप याद करें कि भारत ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए 2008 में पहली बार चंद्रयान फर्स्ट भेजा था। सही है। 2013 में मंगल के अध्ययन के लिए मंगलयान फर्स्ट भेजा। और 2025-26 में हम शुक्र के अध्ययन के लिए सूर्ययान भेजेंगे। लेकिन भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए भी एक मिशन भेजा है, उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है साथियों? आदित्य L1। ये कहाँ पे भेजा? सूर्य को पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में ये पढ़ लेना चाहिए हमें। जब हम चंद्रमा पढ़ेंगे तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड भी पढ़ लेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आरएस मेंस में पूछा था 2024 में। 2024 में आरएस का जो मेंस एग्जाम लगा उसमें 5 नंबर में ये पूछा था कि आदित्य L1 से आप क्या समझते हैं। तो इसी को समझ लो एक बार कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य का मतलब तो सूर्य का पर्यायवाची हो गया। L1 का मतलब एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे इस सैटेलाइट को भेजा गया है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के चारों तरफ काफी बिंदु हैं। सूर्य की तरफ चलते हैं तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उसका नाम क्या है? L1, लैग्रांज पॉइंट। सर यहीं पे क्यों छोड़ा, इसी बिंदु पे क्यों छोड़ा? क्योंकि ये बिंदु ऐसा है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल है। पृथ्वी का भी उतना ही ग्रेविटेशनल है और इधर भी गुरुत्वाकर्षण इतना ही। क्लियर है क्या? तो L1 बिंदु पे भेजा था। अच्छा, दूसरी तरफ और भी बिंदु है क्या? यहाँ पे L2 बिंदु भी, जहाँ पे जेम्स वेब भेज रखा है। जेम्स वेब, जेम्स वेब टेलीस्कोप है इस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, नासा ने भेजा था। और इसने ब्रह्मांड का सबसे रंगीन फोटो भी उपलब्ध कर पाया है। और ये जो आदित्य L1 पृथ्वी से सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा, कौन से रॉकेट से भेजा? PSLV-C57 से। क्लियर है साथियों? क्लियर है। और पृथ्वी
और सूर्य के बीच में औसत दूरी है 15 करोड़। बिल्कुल पास में क्यों नहीं भेजा? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। सूर्य के पास में भेजेंगे तो जो भी सेटेलाइट हो वो जल करके भस्म में हो जाएगा। ठीक है, अभी अब में ध्यान रखना है कि सूर्य की संरचना में कितनी परत है? 6 परत है। क्लियर है साथियों? चलो पढ़ लेते हैं। क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है। सर आपने तो पढ़ाया था, अभी तक हमने तो पढ़ा है कि 3 अवस्था होती है पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना है, जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है वहाँ पे पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है, उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस लाइन को समझे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। जहाँ पर हम बैठे हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। ठीक है साथियों, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? और इस बात को देख लेते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन भेजा गया। नासा का सूर्य मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। भारत ने तो आदित्य L1 भेजा है, नासा ने ये भेजा था 2018 में। और चौथी अवस्था आपने प्लाज्मा देख लिया। पदार्थ की चौथी पांचवी अवस्था जो होती है साथियों, उसका नाम है BC। कौन सी होती है? BC। नोट में लिखवा दिया मैंने ये। बहुत साइंस स्क्रीन कंडेंसेट, बहुत ही ज्यादा -डिग्री टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे पदार्थ की कौन सी अवस्था मिलेगी? 5। क्लियर है साथियों? और आदित्य L1 की बात करें तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था इसको, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। और देख लो, देखें, आदित्य मतलब सूर्य, L1 मतलब लैग्रांज पॉइंट। ये भारत का पहला सौर मिशन है, 5 वर्ष तक काम करेगा। तैयारी 2008 से चल रही है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग स्टेशन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश है। रॉकेट कौन से रॉकेट से भेजा था? PSLV-C57। ये 59वां रॉकेट था। 59वां मतलब यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 59 है। इसका मतलब PSLV रॉकेट है, उसको 59 बार भेज दिया, उनमें से 2 क्या हो गए? असफल। क्लियर साथियों? क्लियर है क्या? ये दोबारा से फोटो बना दिया। ये सूर्य की 6 परत है। बताओ सबसे बाहर कौन सी है? कोरोना। सबसे बाहर कौन सी है? कोरोना। इस कोरोना से और भी चीजें याद आती है आपको। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की संरचना भी इस कोरोना की समान ही थी, इसलिए उस वायरस का नाम भी क्या रखा? कोरोना। सबसे अंदर क्या है? कोर। उसके बाद क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, संवहनी क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। क्लियर? हमने देखो L1 बिंदु पे भेजा है, USA ने तो हमारे से भी दूर भेजा है, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, 120 दिन में ये यहाँ पे पहुंच गया। और इधर L2 पे क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है क्या साथी? यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है? यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है? अभी तक हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर है क्या साथियों? चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस करवा देता हूँ। और आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, और आप लोग बता सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक बार नोट्स पे छोड़ करके मेरी तरफ ध्यान दें। हमने सौर मंडल टॉपिक शुरू किया। उस सौर मंडल में सूर्य को देखा हमने सबसे पहले। किसको पढ़ लिया साथियों ने? सूर्य। सूर्य को देख लिया। सूर्य एक तारा है, हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बीचों बीच में है, और उसके चारों ओर 8 ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है क्या? और सूर्य से संबंधित करंट बात भी देख लिया कि भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक सैटेलाइट भेजा। कौन सा? आदित्य L1। कब भेजा, कहाँ पे भेजा, कितनी दूर भेजा, कितने दिन में पहुंचा, कौन सा रॉकेट लेकर गया, तमाम बातें हमने देख लिया। सूर्य की संरचना भी देख लिया। तापमान बहुत ही ज्यादा है, इसलिए पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है। कौन सी है? प्लाज्मा। क्लियर है क्या साथियों यहाँ तक? अब सौर मंडल में सूर्य अकेला तो है नहीं, 8 ग्रह भी है, एक क्षुद्र ग्रह भी है, एक नहीं बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है। इन सभी को हम पढ़ेंगे। अब ग्रह देख लेते हैं, ग्रह पढ़ लेते हैं। ठीक है साथियों, बोर्ड पे ध्यान दो। पहले ग्रह की परिभाषा देख लेते हैं। ग्रह किसे कहते हैं साहब? प्लेनेट किसे कहते हैं? देखो सभी, ग्रह की परिभाषा में 2 बातें शामिल है कि वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार। ये बात बताया था केपलर ने, और इसे केपलर का प्रथम नियम भी कहते हैं। और ये स्वयं की कक्षा में ही चक्कर लगाता है, अर्थात दूसरे की कक्षा को क्रॉस नहीं करता, और सूर्य से क्या करता है? ये प्रकाश प्राप्त
करता है, अपने ही गोले में चक्कर लगाएगा, दूसरे के गोले में चक्कर नहीं लगाएगा। क्लियर है क्या? तो सर याद करो कि हम एक प्लूटो ग्रह भी पढ़ते थे पहले। प्लूटो कौन सा था साथियों? प्लूटो, एक मिनट सॉरी, प्लूटो भी हम पढ़ते थे, जिसे हम यम भी कहते थे। यम को साफ ग्रह की परिभाषा से इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये इस बात का उल्लंघन करता है, स्वयं की ही कक्षा में चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं, लेकिन प्लूटो जो वरुण था उसकी कक्षा को बीच में से काट करके चक्कर लगाता था, इसलिए प्लूटो को बाहर कर दिया। क्लियर है साथियों? उसके बाद में देख लेते हैं कि ग्रह दो प्रकार के हैं, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इनर में शुरू के 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर है साथियों? ये चट्टानों से बने हैं, ये गैसीय पिंड है। ये 4 ग्रह किससे बने? चट्टानों से। हम जानते हैं कि पृथ्वी में चट्टान है, इसलिए इन सभी में क्या मिलती है? चट्टान। ये गैसीय पिंड है। पृथ्वी के समान होने के कारण इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और इनका आकार अधिक होने के कारण इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। तो अभी तक आप ग्रह की परिभाषा देख लिया और इनके प्रकार देख लिया। अब देख लेते हैं सौरमंडल को अगेन कि ये कहाँ कहाँ पर है। इस फोटो को यदि आपने देख लिया तो मुझे लगता है कि सौरमंडल आधा याद हो जाएगा। सौरमंडल आधा याद हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार कलर अलग लेते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हमारा सूर्य है भाई। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह को देखें तो सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। क्लियर? आजकल आपको अंग्रेजी के नाम भी ध्यान रखना है। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस। पृथ्वी को आप लोग जानते हैं, अर्थ। मंगल को मार्स। जुपिटर, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। क्लियर है साथियों? उसके बाद में हमने ये देखा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, लेकिन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहेंगे? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है साथियों, चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह है, और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लियर है? तो एक बार सभी ग्रह के उपग्रह याद कर लेते हैं। बहुत इजी है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, जीरो है। तो बताओ शुरू के दो दो कौन कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। पृथ्वी का आप लोग पहले से जानते हैं, क्या नाम है? चंद्रमा। मंगल के दो हैं, फोबोस, डिमोस। फोबोस और डिमोस देख लेंगे, आगे नाम भी लिखा हुआ है। बृहस्पति के 92 हैं, कितने हैं? 92, 92। शनि के 82 और अरुण के 27 और इसके 14। क्लियर है? तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी का एक ही है, मंगल के 2 हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? परिकरण, सॉरी घूर्णन। हम लोग जानते हैं कि घूर्णन किसे कहते हैं? अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे इस पेन को देखो, ये अपने ही अक्ष पे घूम रहा है पेन, इसे बोलते हैं घूर्णन। और ये घूमते घूमते यदि सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाएगा तो क्या कहेंगे उसको? परिक्रमण। तो ग्रह में 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन की बात करें कि कौन सी दिशा में घूमता है? कलम में देखा था कि पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूरब की ओर। ट्रेन है पृथ्वी, बहुत बड़ी है, और हम बाहर सूर्य को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि बाहर की चीजें उल्टी चलते हुए दिखाई देती। क्लियर है क्या? तो साथियों ये ध्यान रखना कि पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व। तो आप तो ये ध्यान रखो कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व ही चलते हैं, दो को छोड़कर। दो कौन कौन से? एक तो शुक्र और एक अरुण। इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा। ये दोनों ग्रह सभी से अलग चलते हैं। ये दोनों तो पूर्व से पश्चिम चलते हैं। किधर चलते हैं साथियों? ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं ये, और बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। क्लियर है? इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? यदि हम सभी
शुक्र ग्रह पे चले जाएं और शुक्र ग्रह चल रहा है पूर्व से पश्चिम, हम सूर्य को देखें तो सूर्योदय कौन सी दिशा में उदय होता हुआ दिखाई देगा? पश्चिम में, उल्टा दिखाई देगा। तो ये बात गलत नहीं है कि आज तो सूर्योदय पश्चिम की तरफ हो रहा है। बताओ कहाँ कहाँ हो सकता है? शुक्र पर और अरुण पर। क्लियर है साथियों? फिर एक और टॉपिक ले लिया हमने। कौन सा लिया? परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो याद करो, केपलर का तीसरा नियम, परिक्रमण काल का नियम, उसे आवर्त काल का नियम भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाएगा। परिक्रमण काल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनको छोटा सा रास्ता ही तय करना है, इनको और भी दूर से घूम के आना है, इनको और भी दूर से घूम के आना है। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी परिक्रमण काल भी बढ़ेगा। क्लियर है? तीसरा नियम यही था। तो बताओ 88 दिन बुध शुक्र के परिक्रमण काल 255 दिन, पृथ्वी का आप लोग जानते ही 365 दिन है, 367 दिन है, 11 वर्ष है, 29 वर्ष है, 84 वर्ष है और 164 वर्ष। क्लियर है साथियों? इनको एक बार देख लेना, याद हो जाएगी आराम से। अब बताओ, ये तो पढ़ लिया था दूरी के अनुसार क्रम, लेकिन आकार के अनुसार क्रम बताओ ग्रह का। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। इससे आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि शुरू लास्ट के जो चार है ना, ये सबसे बड़े हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी है साथियों, क्योंकि हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं और हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी। 6ठे नंबर पे साथियों पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की बहन। किससे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। फिर मंगल और बुध। बहुत इजी है। बताओ, आकार के अनुसार क्रम याद हो गया होगा। शुरू में तो पहले आगे वाले लेना है। बताओ कौन कौन से लेना है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 5वें नंबर पे हमारा अधिकार है। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं और हम पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं। 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आएगी। 6ठे नंबर पे पृथ्वी की बहन आएगी, उसको बोलते हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र की संरचना आकार घनत्व तो पृथ्वी के समान ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। उसके बाद में मंगल और बुध। क्लियर है क्या साथियों? अब पढ़ लें, एक एक ग्रह को पढ़े। अभी तक तो मैंने चार्ट भी समझाया है आपको। ये देखो, सबसे पहले बुध को पढ़ते हैं, जो हमने वो देखा था टेबल, उसी में से। अंग्रेजी में नाम मरकरी, दूरी में सबसे नजदीक, आकार में 8वां स्थान, सबसे छोटा है। उपग्रह देखा था 0। और कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? शुक्र। शुरू के दोनों के उपग्रह कितने हैं? 0। घूर्णन याद करने की जरूरत ही नहीं है, सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन इधर से दूसरा और इधर से दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र और अरुण तो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, बाकी सारे के सारे किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। और सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? सबसे कम, सबसे कम 88। और इसकी विशेषता देखो तो वायुमंडल नहीं। बुध की बातें किस किस को याद होगी? बताओ देखिए। आगे है शुक्र, आगे कौन सा है? शुक्र। बताओ सभी, शुक्र का अंग्रेजी नाम वीनस। सूर्य से दूरी में दूसरा, आकार में छठा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 5वें नंबर पे है और ये पृथ्वी की बहन है, जुड़वा ग्रह है। उपग्रह 0। घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर, बताया था मैंने कि शुक्र और अरुण तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, आप सभी यदि शुक्र ग्रह पे चले जाएं, बाकी मुझे उम्मीद नहीं है, मैं विश्व से प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे जिंदे ही नहीं रह सकते आप लोग। लेकिन वहाँ पे चले जाएं और सूर्य को देखें, तो सूर्य कौन सी दिशा में उदय होते हुए दिखाई देगा? पश्चिम की ओर, उल्टा दिखाई देगा।
परिक्रमण काल कितना है 255 दिन, 255 दिन। क्लियर है। उसके बाद में देख लेते हैं विशेषता। किसकी विशेषता? शुक्र ग्रह। एक तो मैंने बता ही दिया, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका आकार, इसका घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है तथा पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है। ये पृथ्वी के नजदीक कैसे? ये हमारी पृथ्वी है, इधर शुक्र है और इधर मंगल है, लेकिन ये दूरी कम है, ये दूरी थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर है। और दूसरी विशेषता देखो शुक्र ग्रह की, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब आप कहेंगे सब सूर्य के नजदीक तो बुध है, उसके बाद में शुक्र है, तो बुध ज्यादा गर्म होना चाहिए। बिल्कुल बुध ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध के पास तो वायुमंडल ही नहीं है, और इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा है, और CO2 आप लोग जानते हो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि प्रकाश को अवशोषित करती है, ये ध्यान रखना। इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा हो गया? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा हो गया? शुक्र। ठीक है साथियों। और CO2 की अत्यधिक मात्रा होने के कारण यहाँ जीवन की संभावना भी क्या है? नगण्य है। यही तो क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ग्रह जहाँ पे जीवन की संभावना नगण्य है? CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। CO2 यहाँ पे 90 से 95% है। बताओ, जहाँ पे CO2 की मात्रा इतनी हो, वहाँ पे जिंदे रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते कभी भी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर देखिए तो 0.040% के आसपास ही है। 21% ऑक्सीजन है, -1% से भी कम है CO2, इसलिए हम जीवित जिंदे हैं। यहाँ पे CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण जीवन की संभावना क्या है? नगण्य। और बताओ देखिए, सुबह ये पूर्व में दिखाई देता है, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। शाम को ये पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह की बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की बहन, मैं बोलता हूँ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक, ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, जीवन की संभावना 0, क्योंकि CO2 की मात्रा 90 से 95%। सुबह पूर्व में दिखाई देता है, इसलिए भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। शाम को पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इवनिंग स्टार, सांझ का तारा कहते हैं। एक बात मैंने करंट की भी जोड़ दी इसमें, शुक्रयान, जैसे चंद्रमा के लिए चंद्रयान, मंगल के लिए मंगलयान, शुक्र के लिए शुक्रयान, सूर्य के लिए आदित्य L1। ठीक है, ये मिशन है भारत के। तो भारत का पहला शुक्र मिशन होगा जो इसरो के द्वारा 2024, तो 2024 तो बीतने वाली है। उसके बाद में अब लिख देंगे 25, 25 में नहीं बजा तो हम लिख देंगे 26। ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे हमारी कलाकारी। तो उद्देश्य शुक्र ग्रह का अध्ययन करना है। भारत भारत का मंगलयान के बाद दूसरा अंतरग्रही मिशन होगा। ये 8 ग्रह हैं, 8 में से पृथ्वी ने अब तक भारत में कौन सी ग्रह पे भेजा है? मंगल पे भेजा है अभी तक। तो दूसरा अंतरग्रही मिशन कौन सा होगा? शुक्रयान। और ये मंगलयान कब भेज दिया था? 2013। क्लियर है साथियों। तीसरा ग्रह पढ़ते हैं, कौन सा? मार्स मिशन, मंगल मिशन। आप कहेंगे सब पृथ्वी क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि बुध शुक्र के बाद में पृथ्वी आती है। मैं साथियों पृथ्वी को थोड़ा सा डिटेल में लूंगा, अगले लेक्चर में लूंगा पृथ्वी को। समझ गए ना? सौरमंडल में काफी डिटेल टॉपिक कौन सा है? पृथ्वी। इसलिए मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूँ? मंगल। अंग्रेजी में नाम मार्स। सूर्य से दूरी में चौथा, बताओ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, चौथा है ये। आकार में कौन सा है? सातवां। उपग्रह कितने हैं? 2। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह है नहीं, पृथ्वी का एक है चंद्रमा। मंगल के कितने हैं? 2, और दोनों के नाम भी ध्यान रखना है, फोबोस और डिमोस। अच्छा, पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 200-250 उपग्रह हैं। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। उस 200-250 उपग्रह में से सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। कौन सा है? डिमोस, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा भी बताऊंगा आगे में, गैनीमेड है, वो बृहस्पति का है। क्लियर है। किधर घूमेगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। याद करने की जरूरत ही नहीं, बताया मैंने कहा कि जैसे पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में बाकी सभी घूमते हैं, किस किस को छोड़ करके? शुक्र को और अरुण को छोड़कर। और परिक्रमण काल पृथ्वी से ज्यादा ही होगा, 365 से ज्यादा होगा, 687। क्लियर है। उसके बाद में इसकी कोई विशेषता देख लेते हैं।
इसको लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पे पढ़ेंगे हम, पृथ्वी को कहते हैं ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। दूर से हमें देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है पृथ्वी, ठीक है। हम जानते हैं कि 70%, 71% क्या है पृथ्वी पे, पानी है। अच्छा, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन तत्व की उपस्थिति है। हमारा ब्लड कैसा होता है, खून का कलर कैसा होता है, लाल। कैसा होता है साथियों, लाल। क्यों, इसको समझो, क्योंकि हमारे ब्लड में भी आयरन होता है। हिम प्लस ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, समझ गए ना। तो हिम का मतलब आयरन, ठीक है। और बताओ देंगे मंगल के बारे में। नेक्स्ट ओलंपिया, यहाँ पे पर्वत है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट से भी कितना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। यहाँ ओलंपिया मॉन्स नामक एक ज्वालामुखी भी मिलता है। क्लियर है क्या साथियों। उसके बाद में देख लेते हैं जीवन। क्या एक नोट लिया मैंने, जीवन, कि जीवन कहाँ कहाँ है इस समय। इस समय जीवन केवल ओनली पृथ्वी पर ही है। इधर लिख दिया, इस समय जीवन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, केवल केवल पृथ्वी पर है। भविष्य में संभावना किसकी है, मंगल की है, क्योंकि वहां पे जीवन के लिए 3 चीजें चाहिए, जल, स्थल, वायु। पानी है वहां पे, स्थल वाल पर्वत के लिए पर्वत भी है और वायुमंडल भी है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे जीवन की संभावना नगण्य है, जहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्या है, जीवन की संभावना नगण्य, शुक्र। तो आपको ध्यान रखना, जीवन कहाँ पे है, पृथ्वी। कहाँ पे संभावना है, मंगल। कहाँ पे जीवन की संभावना नगण्य है, शुक्र। क्लियर है साथियों। उसके बाद में देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख मंगल मिशन। भारत ने मंगलयान फर्स्ट भेज दिया 2013 में, अब हम मंगलयान सेकंड भेजेंगे। यूएसए ने क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर, ये दोनों जो मिशन है वो मंगल मिशन है यूएसए के। रूस ने मंगल 2 मंगल 3 भेज दिया। हम मंगलयान लगाते हैं। चाइना ने भेजा है तियानवेन, यूएई ने भेजा है होप, और यूरोपियन यूनियन एक्सोमार्स मिशन। क्लियर है साथियों, ध्यान रखना। और मंगल मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया, चौथा। मंग नए गए नए, मंगल में कितने शब्द आ रहे हैं, 4 शब्द। कितने शब्द आ रहे हैं, 4, इसलिए भारत कौन सा देश बन गया, चौथा। 3 नहीं है, 1 2 3 और ये भी तो है, नए मंगल। कौन सा है, मंगल। तो रूस और अमेरिका तो अपने से आगे रहेंगे। एक कौन रहा है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। और चौथा देश कौन सा है, भारत। तब तक हमने कितने ग्रह पढ़ लिया, 4। कितने ग्रह पढ़ा हमने, 4। मंगल देख लिया। उसके बाद में बीच में हमने छोड़ दिया पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। चलो अच्छा होते बृहस्पति। अब तो 5 मिनट का टॉपिक ही बचा है, 5 मिनट का ही टॉपिक बचा है। तो बृहस्पति कौन सा टॉपिक है साथियों, बृहस्पति। इधर ध्यान दो, अन्य नाम जुपिटर है, सूर्य से दूरी में 5वां स्थान है, आकार में पहला है, सबसे बड़ा ग्रह इसी को कहते हैं। सबसे बड़ा है, इसकी तो संतान भी बहुत ज्यादा है, 92। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है, बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह भी किसे कहते हैं, बृहस्पति को। और सबसे बड़ा उपग्रह है इसका गैनीमेड, जो जो हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, मंगल का सबसे बड़ा गैनीमेड। क्लियर है साथियों। उसके बाद में हम लिखते हैं घूर्णन। घूर्णन हम जानते ही हैं, सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, सिवाय शुक्र और अरुण के। और इसका परिक्रमण काल 11 वर्ष है। इसकी 2 3 विशेषताएं हैं कि दूर से कैसा लगता है कि ये तारा है, इतना बड़ा है कि दूर से क्या लगता है, ये तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और इसके अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 2011 में जूनो अंतरिक्ष यान भेजा था, तो 2016 में यहाँ पे जाकर पहुंचा था। क्लियर है साथियों। अब देख लेते हैं शनि। शनि छोटा सा ही है, बताओ शनि का नाम, सैटर्न। दूरी में छठा, आकार में दूसरा, उपग्रह 82। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन। टाइटन बताओ, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था, गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह था। और ये टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
कौन सा है ये? दूसरा। आपको पता होना चाहिए कि पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है साथियों? चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद में घूर्णन देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण 29 ईयर्स। दो तीन विशेषता देख लेते हैं कि दूर से देखते हैं ना इसको, जैसे ये शनि है तो इस शनि में से रिंग मिलती है, रिंग भी। तो चारों ओर स्पष्ट वलय कौन से ग्रह में दिखाई देती है? शनि। पीला ग्रह किसे कहते हैं? शनि को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नीला ग्रह क्यों पृथ्वी को? पानी ज्यादा है। लाल ग्रह मंगल को क्यों? मिट्टी में आयरन तत्व लोहे की मात्रा अधिक है। पीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया गैस की अधिकता है। किसकी मात्रा अधिक है? अमोनिया। और हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है। क्लियर है साथियों? और लास्ट में हम पढ़ते हैं अरुण। कौन सा ग्रह है साथियों? अरुण मतलब यूरेनस। दूरी में सातवां, आकार में तीसरा, पूर्व से पश्चिम। मिल गया ना, पूर्व से पश्चिम उल्टा चलता है शुक्र के समान। परिक्रमण 84, उपग्रह 27। इसमें भी हल्की सी वलय मिलती है। तो आपको शनि ऑप्शन में नहीं मिले फिर वलय पूछ ले तो क्या बताना है? अरुण। अरुण और शनि दोनों ऑप्शन में हो फिर आपसे पूछे कि वलय किसमें मिलती है तो पहले बताना है शनि में, क्योंकि स्पष्ट वलय किसमें है? शनि में। हल्की वलय किसमें? अरुण में। और इसको हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह, पीला ग्रह शनि, लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी। क्लियर? हरा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है, CH4 मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है। और दूर से झुका हुआ है। झुके हुए तो काफी ग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी भी झुकी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा लेटा हुआ ग्रह, सर्वाधिक झुका वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। इसलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह? वरुण। अंग्रेजी में कहते हैं नेपच्यून। 8वां स्थान है दूरी में, आकार में चौथा है, उपग्रह 14 है इसके। घूर्णन पश्चिम से पूर्व, परिक्रमण 164। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर है तो सबसे ठंडा ग्रह होगा। आप याद करो, सर्दी का मौसम है, अगर इसके पास में बैठेंगे तो गर्मी लगेगी, अगर इससे दूर बैठेंगे तो क्या लगेगी? ठंडे लगेगी। क्लियर? सबसे ठंडा ग्रह वरुण। साथियों, एक बार हमने ग्रह पूरे पढ़ लिए, लेकिन हमने बीच में देखा था कि मंगल मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे पट्टी नुमा कुछ चट्टाने हैं, कुछ गैसीय पिंड हैं, उनको क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु कहते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये चट्टानों से बना है, ये बर्फ और गैसीय पिंड है। क्षुद्र ग्रह का छोटा टुकड़ा, ये पत्थर क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। ये गिरते हैं कई बार पृथ्वी पे, तो आज के बाद ध्यान रखना कि क्षुद्र ग्रह का छोटा टुकड़ा ही क्या कहलाता है? उल्का पिंड। ये पृथ्वी पर गिरते समय वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकते हैं, इसलिए इनको टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो तारा कभी टूटता नहीं है, जिसको आप देखते हो वो उल्का पिंड ही है, और ये पृथ्वी पे गिरता है, वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकता है। क्लियर? इधर ध्यान दो, कुछ धूमकेतु के पीछे क्या होती है? पूंछ, इसलिए उनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। और पुच्छल तारे का एक सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? हेली। कौन सा है? हेली। ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, अंतिम बार 1986 में दिखा था, आगे 2062 में ये दिखेगा। क्लियर? एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं, बोना ग्रह। बोना ग्रह मतलब ग्रह तो है लेकिन लक्षण पूरे नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं तेरे को? बोना ग्रह। जैसे प्लूटो, बात तो यही है। 2006 से पहले प्लूटो को ग्रह मानते थे, लेकिन ये दूसरे के रास्ते को काटता था। जैसे कोई दोस्त है, दूसरे के साथ चीटिंग करेगा तो उसको हम धीरे धीरे दोस्ती से हटा देते हैं। इसलिए 2006 में प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से निकाल कर इसमें शामिल कर दिया, बोना ग्रह। ऐसे ग्रह जिनका आकार छोटा है और ग्रह की परिभाषा का क्या करते हैं? ये उल्लंघन करते हैं। बताओ बोना ग्रह कौन कौन से हैं? प्लूटो है, सिरिस, इरिस और सेरोन। क्लियर? 2006 से पहले प्लूटो को ग्रह मानते थे, लेकिन प्लूटो नेपच्यून की कक्षा में क्रॉस करता था, इसलिए ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया। क्लियर है साथियों? उसके बाद में लास्ट टॉपिक आज का कि ये क्या है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, कोई ना कोई ये सीमा है, बाउंड्री है ये। और ये बताने वाला व्यक्ति कौन है? चंद्रशेखर। नाम को पढ़े, नाम कोई भी समझे तो चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर तो एक वैज्ञानिक है, भारत में जन्म हुआ इसलिए, और अमेरिका में जाकर के काम किया। आप लोग समझते हो अमेरिका में क्यों चले जाते हैं ये लोग?
भारत में जन्म लिया, ज्ञान भारत से प्राप्त किया, ऐसा आप लोग थोड़ी करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक है और उन्होंने कोई ना कोई सीमा बताई है, कोई ना कोई बाउंड्री बता दी। कौन सी बाउंड्री बता दी? उन्होंने बुढ़ापे की बाउंड्री बताई कि तारे कब बूढ़े होते हैं, जैसे कोई आदमी कब बूढ़ा होता है, आप लोग कब बूढ़े होंगे, इसके बारे में बताने वाला जो व्यक्ति है, तारों की उम्र की, तारों के जीवन काल के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति है, वो है चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने क्या बता दिया? तारों की सीमा। उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे आप लोगों की उम्र बढ़ती है तो आपका वजन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता जाता है आपका, उसी प्रकार तारों का द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। तो तारों का द्रव्यमान बढ़ते 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 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना हो जाए। दोबारा से समझो, तारों का द्रव्यमान बढ़ते बढ़ते सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, लगभग 1.5 गुना हो जाए, उसके बाद में ये पता चल जाता है कि तारे की मृत्यु होगी, तारा डेड होने वाला है, तारा प्रकाश नहीं देगा। उसी सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। देखो ध्यान दो कि तारे के जीवन काल के बारे में बताया। जब किसी तारे का द्रव्यमान बढ़ते हुए सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, आपको तो सिर्फ ऑप्शन में ये ढूंढना है, 1.44 गुना हो जाए उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये सीमा के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में सर्वप्रथम भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलशास्त्री एस चंद्रशेखर ने बताया था, जिसे 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया था। इसी के साथ में मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक की समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ, वह सौरमंडल। हम पृथ्वी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमारे 2 क्लास आ चुकी हैं। पहले में ब्रह्मांड और आकाश में पढ़ा है, दूसरे में सौरमंडल। बिल्कुल फास्ट तरीके से बिना समय गंवाए मैंने इस क्लास को पूरा करने का प्रयास किया है। जो भी आपको समस्या मिले, हो सकता है कि नया थोड़ा सा सिस्टम है हमारा, सर्दी का मौसम है, इस प्रकार से आपको ये कुछ डाटा उपलब्ध करवाना है, तो कुछ आवाज में कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यू आ सकते हैं। बाकी मटेरियल पे पूरा विश्वास रखें, क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।